Say it on the camera. Because if you are not scared of that, just say it. We have no permission to take our photo. We But- can call the security. Yeah, you can call because your camera is recording me. Your camera. Sir, this is not good, okay? That's what you are doing. बोर्डिंग पास मिल गया बहुत सारी हसल के बाद। ये प्रॉब्लम है भाई इस पासपोर्ट की, जब भी जहाँ भी जाता हूँ ना दिक्कत आती है। हर जगह हर पड़ाव पे ना आपको दुनिया दिखाती है कि आपकी स्किन जो है ना वो गोरी नहीं है। देख लो आपने अगर ऐसी एयरलाइन में सफ़र किया है तो मुझे ज़रूर बताना भाई। ये देख लो, अगर आपने किया है तो सच में भाई मेरे को कमेंट करके बताना। देख लो भाई आपके सामने है, और यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो कोई भी सीट जो है वो ऐसी नहीं है जो भाई एकदम प्योर एग्जैक्टली सही है। सारी की सारी सीटें जो है वो टूटी हुई है। ये देखो आप, हालत देखो आप इस गली की। एक बार इमेजिन कर सकते हो भाई कि इस जगह पे लोग रह रहे हैं। आप सभी को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है भाइयों, लाओस देश की कैपिटल वियंटियन से। और आज मैं आपको एक ऐसे देश में लेकर जा रहा हूं भाई जिसमें 2021 में मिलिट्री ने कूप करने की कोशिश की, और आज के दिन भी पिछले 4 सालों से लगातार आर्मी जो है वहां के लोकल लोगों पे पूरा कंट्रोल लेने के लिए जोर से हमला कर रही है। मतलब सच में लड़ाइयाँ चल रही है, सच में वॉर चल रहा है। आज के दिन भी लोग मर रहे हैं उस कंट्री के अंदर। और भाई जो उस कंट्री के जो रेबल्स है, हेलो, और भाई उस कंट्री के जो रेबल्स है वो आर्मी के खिलाफ है, और वो आर्मी के सामने खड़े हो गए हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं, और आर्मी के खिलाफ काफ़ी बमबारी गोलियां वगैरह चल रही है। और उस एरिया में आपको जाना अलाउड नहीं है, कुछ पार्ट में आप जा सकते हो, और रेबल्स भाई आपको उस कंट्री के अंदर कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो भाई मैं जा रहा हूँ म्यांमार, बर्मा जिसे बोल देते हैं। भाई सही बताऊं ना, मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर लगभग 28-29 देश चला गया, मुझे आज तक कहीं पे भी जाने में डर नहीं लगा। क्योंकि आपको पता है मैं अफ्रीका के अंदर 1 साल 4 महीने लगातार रहा हूँ। मतलब कि बिल्कुल लगातार। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडिया का यूट्यूबर ने 1 साल 4 महीने लगातार अफ्रीका के अंदर बिताए हैं, जिसमें कि मैंने 16 कंट्रियाँ विजिट की। और आप सभी को पता ही है भाई मैंने ऐसी ऐसी कंट्रीज़ विजिट की जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। लेकिन भाई आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। सब कुछ बताएंगे भाई म्यांमार के बारे में, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ सफ़र दिखाने वाला हूँ कि मैं फ़्लाइट लेकर वहाँ पहुँचूँगा। अभी मेरे पास ना तो वीज़ा है म्यांमार का, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास फ़्लाइट है। मैंने रिटर्न फ़्लाइट बुक करवा रखी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मुझे वीज़ा ना मिले। इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, चाइनीज़ के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है, और हांगकांग के सिटीजन के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है उस कंट्री का। लेकिन यूरोपियंस के लिए कोई एंट्री नहीं है भाई उस कंट्री के अंदर। मतलब यूरोपियंस को पहले वीज़ा लेना पड़ेगा, और यूरोपियंस को बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी चाहिए म्यांमार का वीज़ा लेने के लिए। भाई मजाक नहीं कर रहा, मेरी धड़कन जो है ना ऐसे धक धक कर रही है। मेरी जो फ्लाइट है वो रात को 8 बजे है, और यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। और मैं शाम के 4 बजे जो है एयरपोर्ट के लिए निकल गया हूँ। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ, और आपको पता ही है भाई मैं कभी भी एयरपोर्ट के लिए इतना जल्दी नहीं निकलता हूँ। क्योंकि अगर 4 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है ना, तो अगर मैं ऐसे छोटे देश लाओस के अंदर मैं 1.5 घंटा पहले भी एयरपोर्ट पहुँच जाता हूँ ना, तो मेरे को आराम से फ़्लाइट में कैच करके मेरे गेट पर वेट कर सकता हूँ फ़्लाइट में बोर्डिंग करने के लिए। लेकिन मैं सच में डरा हुआ हूँ भाई। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। मैंने जिससे भी बात की है म्यांमार ने, जिन लोगों ने 2021 से पहले म्यांमार विजिट किया हुआ है, सब ने बोला है कि भाई बहुत अच्छी कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई कि कैसा माहौल है वहाँ पर, क्या कुछ है। मैंने पूरी कोशिश की है रिसर्च करने की, बहुत कुछ उस कंट्री के बारे में आपको बताना है। सामने बस स्टेशन आप देख सकते हो छोटा सा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से बस लेकर आप चलते हैं बस स्टेशन, और आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं। वियंटियन लाओस का एक सबसे छोटी कंट्री मान लो आप, एक तरीके से साउथ ईस्ट एशिया की और सबसे अंडर डेवलप्ड कंट्री का एयरपोर्ट आपको दिखाएंगे। और म्यांमार पहुंचकर भाई दिखाएंगे आपको कि कैसा सिस्टम रहता है भाई। और आप होटल में भी जो है नॉर्मल होटल में नहीं रुक सकते हो म्यांमार के अंदर, आपको एक ऐसा होटल बुक करवाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है। और मेरे को वीज़ा भी वहाँ जाकर लेना है। मेरे पास अभी कोई US डॉलर नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा कार्ड है। सारी की सारी जो प्रॉब्लम है मैं आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा।
तो चलिए भाई एक नए एडवेंचरस सफ़र का शुरुआत करते हैं। इस सामने वाले बस स्टेशन पे मैं वेट कर रहा था, तो भाई ये टुक टुक वाला भाई आया। तो ये भाई मुझे बोला कि मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें बस की वेट करने की जरूरत नहीं है। तो भाई इस टुक टुक के अंदर बैठते हैं और निकलते हैं, क्योंकि सही बताऊं तो भाई जो बस है ना वो 40,000 लेने वाली थी मेरे से, और मेरे पास जो आखिरी लाओस की करेंसी बची थी वो सिर्फ और सिर्फ 45,500 कुछ बचे थे। तो मेरे को सही था कि मैं 40,000 में पहुंच जाऊंगा। आज मैंने भाई खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मैं मनी जब भी विड्रॉ करता हूं लाओस के अंदर लगभग मुझे 800-900 रुपये चार्ज देना पड़ता है एक बार का। यहाँ का बैंक अलग से चार्ज लेता है, और मेरा जो इंडियन बैंक है HDFC बैंक वो अलग से चार्ज लेता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं करेंसी और विड्रॉ नहीं करना चाहता था, इसीलिए भाई मैं बस का वेट कर रहा था। मुझे पता था कि सबसे चीपेस्ट ऑप्शन मुझे लोकल बस ही मिल सकती है, और मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाने की कोशिश की। वो मेरे से 1 लाख किप मांग रही थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 45,000 किप थे। तो मैंने सोचा कि चलो लोकल बस ले लेते हैं, लेकिन ये भाई मान गया। भाई मेरे पास जितने भी पैसे थे सारे के सारे मैंने इसको पकड़ा दिए। मैं कहा भाई तू छोड़ सकता है तो मुझे छोड़ दे। तो कहता कोई ना भाई मैं तुझे छोड़ दूंगा। इससे पता लगता है कि भाई लाओस के लोग अच्छे हैं, बंदे की सिचुएशन समझते हैं, बंदे की कमजोरी और बंदे का दुख समझते हैं। तो चलिए भाई कुछ तो अच्छा हुआ, एक डेंजरस कंट्री जाने से पहले कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ। और भाई मैं सही बताऊं, इंडियन पासपोर्ट पे आप जब भी ट्रैवल करते हो मुझे बड़ा डर लगता है। आपको पता ही है, मैंने बहुत बार वीडियोज़ में बताया है, क्योंकि यहाँ पर तो शायद कोई दिक्कत ना आए, लेकिन म्यांमार में दिक्कत आ सकती है मुझे। ये अपना टुक टुक वाला भाई था, इसने अपने को छोड़ दिया, और अभी चलते हैं भाई आपा एयरपोर्ट के अंदर। देख सकते हो भाई एक सुंदर सा एयरपोर्ट है, वटाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और मैं एक बात बता दूं भाई, जो लाओस के अंदर सच में अमीर लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, सच में मजाक नहीं कर रहा। इस एयरपोर्ट के अंदर भाई फरारी खड़ी है भाई, सामने बिल्कुल सामने फरारी। यही चीज़ मैंने नोटिस की है भाई, वियंटियन सिटी के अंदर जो है जो अमीर लोग हैं ना वो सच में अमीर है भाई, मतलब कि बहुत पैसा उनके पास। मतलब इतनी इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आप देखोगे ना वियंटियन की सड़कों पे। वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री वर्ल्ड में लाओस का नाम आता है, पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि अगर आप 200 कंट्रियाँ हैं ना, अगर मान लो 198 कंट्री है, तो उसमें 140 या 150वें नंबर पे आती होगी लाओस। और उसके अंदर देखो आप सामने फरारी खड़ी है भाई, क्रेजी ना। चलते हैं भाई डिपार्चर की तरफ और एंट्री लेते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपस से मांगेंगे। ये कोई आइडिया नहीं है भाई, पहली बार एक ऐसी कंट्री में जा रहा हूँ जहाँ पर कुछ वॉर वगैरह चल रहा है। मतलब चल रहा है मौके पे। मैं ऐसी कंट्रियों में गया हूँ जहाँ पर पहले हुआ था, लेकिन जिसमें अभी चल रहा है वो मेरी ज़िंदगी की पहली कंट्री है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा मन हमेशा यही रहता है कि मैं सीरिया जाऊँ, मैं लेबनान जाऊँ, मैं इज़राइल जाऊँ, मैं नॉर्थ कोरिया जाऊँ, पर लेकिन आज पहली बार म्यांमार जाने का मौका मिला है। लेकिन सही बताऊं भाई, अगर आज के दिन आप देखोगे तो सीरिया और अफ़गानिस्तान से ज़्यादा डेंजरस है म्यांमार, क्योंकि यूरोपियंस वगैरह को तो उनकी कंट्री एडवाइज़ ही नहीं करती है, मतलब कि आप जाओ ही मत, अगर कुछ होती है प्रॉब्लम तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, हम आपको बचाएंगे नहीं। उनकी गवर्नमेंट सीधा बोलती है। ये है इनका डिपार्चर, इंटरनेशनल डिपार्चर एयरपोर्ट। बिल्कुल नया लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ ही महीने पहले बना है। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। थोड़ा सा मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई एयरपोर्ट कैसा है। ये देख लो भाई, सामने देखो, जहाँ पर भी आप देखोगे ना लाओस का झंडा लगा हुआ, वहाँ पर कम्युनिज़्म का झंडा ज़रूर लगा हुआ आपको दिखेगा लाओस कंट्री के अंदर। चलिए भाई डिपार्चर करते हैं इस कंट्री से। बहुत ही सुंदर सफ़र रहा लाओस। मैं सही बताऊं, मेरा मन है मैं फिर से आऊँगा, क्योंकि साउथ लाओस जो है मेरे को एक्सप्लोर करना है। ज़रूर आएंगे भाई, एक बार जो है सारी कंट्री एक बार विज़िट कर लें। मेरा मन ये है कि हर कंट्री में मैं दोबारा जाऊँगा उसी ऑर्डर में जैसे मैं पहले गया हूँ, ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूं कि मैं अगर 5 साल 6 साल 10 साल बाद जा रहा हूं उस कंट्री में दोबारा तो क्या कुछ चेंज हो गया है उस कंट्री के अंदर। अंदर से जो है एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। सामने आप देख सकते हो स्क्रीन लगी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
मेरी जो फ़्लाइट है वो भाई एग्जैक्टली 8 बजे है, इसके बाद शो होगी, लेकिन अभी तक स्क्रीन पे शो भी नहीं कर रही है मेरी फ़्लाइट। और बहुत सी फ़्लाइट आप देख सकते हो भाई कैंसिल डिले हो चुकी है। तो भाई मुझे डर है कि मेरी फ़्लाइट भी डिले या कैंसिल ना हो जाए, लेकिन अभी तक तो मेरी जो फ़्लाइट है वो स्क्रीन पे शो भी नहीं कर रही है। जितनी भी ये फ़्लाइट शो कर रहे हैं सिर्फ ये इतनी है, ये पेज चेंज नहीं हो रहा है। मैंने काफ़ी देर वेट करके देख ली है, तो देखते हैं थोड़ी देर में चेंज होता है। मेरी फ़्लाइट यहाँ शो करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर भाई एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बैठने के लिए कहीं जगह भी नहीं बनी हुई। जितने भी आप लोग देख रहे हो सारे के सारे देख सकते हो आप, साइड में खड़े हैं, नीचे बैठे हैं, और सामने सिर्फ चेक इन काउंटर है। तो उधर पीछे जाकर देखते हैं भाई कुछ जगह मिलती है अगर बैठने की तो बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी मेरे पास, चेक इन भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो वगैरह एडिट कर लेते हैं कहीं बैठने की अगर जगह मिलती है तो। देख सकते हो यहाँ पर कुछ जगह बनी हुई है बैठने की, और सामने भी कुछ जगह है, तो वहाँ पर बैठकर जो है थोड़ा आप वेट करते हैं। सही बढ़िया जगह मिल गई, खाली पड़ी है यहाँ पर चेयर, और अपने पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। शाम के लगभग 6:15 हो चुके हैं, और सामने भीड़ देखो एयरपोर्ट पे कितनी बढ़ गई है। ये जो लाइन लगी हुई है सारी की सारी बैंकॉक के लिए लगी हुई है। मेरी जो प्लेन है वो 21 नंबर पे चेक इन हो रहा है। चेक इन नंबर ये देख सकते हो, यांगोन एयरपोर्ट पे मैं जा रहा हूँ, यांगोन सिटी के अंदर मैं जा रहा हूँ, और जो मेरा चेक इन काउंटर है वो है 21 नंबर। तो चलिए भाई चलते हैं 21 नंबर काउंटर पे। मुझे नहीं लगता मेरे काउंटर पे भीड़ होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई कोई म्यांमार जा भी रहा होगा। मैंने जितने भी लोगों से बात की है ना म्यांमार के बारे में, सब डरे हुए हैं भाई। वो सबसे पहले मुझे इससे यही पूछते हैं कि भाई तू ठीक तो है, म्यांमार क्यों जा रहा है। मैंने कहा भाई अब देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। यहाँ से शायद मेरे को जो है घुसना पड़ेगा। देख सकते हो मेरे काउंटर पे कोई भी नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊं जूम करके, ये देखो सामने लिखा हुआ है बिजनेस क्लास 8M471, ये मेरी फ़्लाइट टिकट है। कोई भी नहीं खड़ा है सामने, देख सकते हो आप। तो चलिए भाई अंदर चलते हैं। इंडिया, आई एम गोइंग टू म्यांमार। या आई कैन गो फ्रॉम देयर। ओके थैंक यू। उस साइड से जाना पड़ेगा भाई, इधर शायद मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस क्लास है, वहाँ सामने से एंट्री होगी। भाई सबसे बड़ा डर मुझे ये भी है कि मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ 2 पेज, पूरे के पूरे सिर्फ 2 पेज खाली है। तो कहीं पर ये दिक्कत ना कर दे, क्योंकि अगर दिक्कत करना चाहे तो कर सकते हैं भाई, आपको सबको पता ही है, क्योंकि ये लोग भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सामने आप देख रहे हो ये वाला जो मेरा काउंटर है, यहाँ से मैं फ्लाई कर रहा हूँ। ये देख लो भाई कोई भी नहीं है, पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि लाइन में कोई भी नहीं लगा हुआ। और उस साइड देखो बैंकॉक के लिए भीड़ देखो कितनी लगी हुई है। चलो जल्दी से चेक इन कर लेते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आपको मेरे गेट के ऊपर। से इट ऑन द कैमरा, बिकॉज इफ यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ दैट जस्ट से इट। We have no permission to take our photo. We But- can call the security. या यू कैन कॉल बिकॉज योर कैमरा इज रिकॉर्डिंग मी। Your camera. सर दिस इज नॉट गुड। ओके दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। फाइनली भाई बोर्डिंग पास मिल गया, बहुत सारी हसल के बाद। ये प्रॉब्लम है भाई इस पासपोर्ट की, जब भी जहाँ भी जाता हूँ ना दिक्कत आती है। क्रेजी भाई, मजाक नहीं कर रहा, सच में भाई बहुत तंग हो चुका हूँ। सब प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँगा। प्लेन में बैठ जाते हैं, आराम से पहले सीट ले लेता हूँ, कोई बैठने की जगह मिल जाए शांति से। भाई सांस चढ़ा पड़ा है, भाग भाग कर जो है बड़ी मुश्किल से जो है ये बोर्डिंग पास मिला है, बड़ी मुश्किल से। क्या बताऊँ भाई, मतलब कि एक दिन ना मैं सच में थक जाऊंगा इस प्रोसेस से। मतलब जो स्ट्रेस रहता है ना ट्रैवल करने से पहले इंडियन पासपोर्ट पे, आप इमेजिन नहीं कर सकते भाई। आपको लगता होगा कि भाई मैं इतना कुछ बोलता हूँ, मतलब जब आप ट्रैवल करोगे अपनी फैमिली के साथ, आप सोच के देखो भाई। अभी तो मैं अकेला हूँ, मैं हसल जो है, जो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो मैं सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे को जाने भी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। इमेजिन करो भाई कि आप जॉब करते हो कहीं पर, और आपको सिर्फ पूरे साल के अंदर 1 या 2 हॉलीडेज़ मिलती है, जो कि 1 या 2 वीक की होती है, और आपकी सब बुकिंग बुकड है, फ़्लाइट टिकट्स बुकिंग है, होटल बुकिंग भी है, वो भी बुकड है, पेड है सब कुछ, और फिर आपको कहीं जाने ना देना। तब आपको पता चलेगा भाई जो दुख होता है ना, मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और कितनी बार हो गया है मेरे साथ, और हर बार हरासमेंट का सामना करना पड़ता है भाई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। मैं जहाँ पर पहुँचा बोर्डिंग पास लेने के लिए, मेरा पासपोर्ट दिया तो कहते भाई आपको होटल बुकिंग चाहिए, मैंने कहा है। आपको रिटर्न टिकट चाहिए, मैंने कहा है। कहते आपको $300 कैश में चाहिए।
मैंने कहा ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। मैं स्पेशली भाई, मुझको खुद को पता था कि ये कंट्री जो है इतनी ज़्यादा डेंजरस है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर। मैं खुद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। खुद से सारी होटल बुकिंग जो मैंने की थी वो पेड की थी। जो दोनों फ़्लाइट बुकिंग है, ये वाली तो पेड करनी ही पड़ती मुझे। मेरी अगली जो मैं म्यांमार से निकलने वाली फ़्लाइट टिकट है वो भी मैंने पेड बुक कर रखी थी, क्योंकि आपको पता ही है भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और भाई $300 कैश कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था। मैंने म्यांमार की वेबसाइट पे चेक कर लिया, इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, आपके पास सफिशिएंट फ़ंड होने चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला है। और जो कि मैंने मेरे नेट बैंकिंग खोल कर उन्हें दिखा भी दिए थे। सफिशिएंट का मतलब उन्होंने सिर्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था पूरी वेबसाइट पे। मैंने उनको बोला भी था कि तुम दिखाओ कैश में, छोटी सी मैंने क्लिप बनाई है, मैं क्या तुम दिखा दो, रिटर्न में दिखा दो, मुझे कहीं लिखा हुआ है कि $300 आपको कैश में चाहिए। मैंने कहा भाई तुम जाने दो, अगले मेरे को म्यांमार में एंट्री नहीं देंगे तो मैं चला जाऊंगा, तुम्हें क्या दिक्कत है। कहते नहीं, हमने म्यांमार एयरलाइन से क्लियर कर लिया है, वो बोल रहे हैं कि नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। तो भाई ये प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। मैं भाग कर गया, मैंने लाओशियन जो करेंसी है किप, वो मैंने निकाली एटीएम से मेरे कार्ड से, जो कि मेरे को इतना सारा चार्ज देना पड़ा। और एक बार एटीएम से सिर्फ 2 मिलियन निकल रहे थे, और $300 बनते हैं लगभग 6.4 मिलियन, और एक बार में मैं सिर्फ 5 ही मिलियन निकाल सकता था। 5 मिलियन मैंने निकलाए, जो कि लगभग $231 बनते हैं इंडिया के। मेरे को अच्छा रेट मिला, ये चीज़ मेरे को खुशी है। मेरे को ऐसा था कि भाई मैं यहाँ पर चेंज कराऊंगा पहले। या यांगू, ओके, थैंक यू, ओके, आई एम कमिंग। तो भाई ये प्रॉब्लम हुई। चलो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम रही। पहले बोर्डिंग कर लेते हैं। वो बोल रही है कि सिर्फ 3 ही पैसेंजर बचे हैं, तो आप चलो, क्योंकि फ़्लाइट पूरी खाली होगी भाई, कोई नहीं जा रहा होगा म्यांमार, मुझे पता है। तो चलिए बोर्डिंग कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने प्रॉब्लम जो है मेरी सोल्व की। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ चलिए भाई, अब तो पक्का प्लेन में मैं बैठ ही जाऊंगा। और मैं आपको बता रहा था कि लगभग $231 बनते हैं, वो मैंने आप इनको दिखाए तो कहते ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सही बताऊँ ना, हरासमेंट का एक तरीका होता है ये भाई। मतलब क्या मतलब बनता है भाई। चलो एक चीज़ मेरे को खुशी हुई कि भाई मेरे को रेट अच्छा मिल गया। अगर मैं यही चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर करता, मेरा लगभग ये मान लो मेरे 2,000-2,500 रुपये ख़राब हो गए। क्योंकि एक बार मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ ना निकालने के लिए, तो लगभग मेरे 800-900 रुपये कटते हैं बैंक से। और 3-4 पहली ट्रांजैक्शन होती है ना, उन पर थोड़ी छूट मिलती है, लेकिन बाद में आपको काफ़ी पेमेंट करनी पड़ती है। तो मेरे को ये मान लो 2,000-2,500 रुपये ख़राब हो गए सिर्फ ट्रांजैक्शन इनकी वजह से। हेलो, इनकी वजह से। और अब मैं इतनी हरासमेंट का मुझे सामना करना पड़ा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अच्छे मूड के साथ। सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। $231 निकले थे, मैंने इनको दिखाए तो कहते कि ठीक है तुम जाओ। अब मेरे को जाना पड़ेगा भाई यहाँ सीढ़ियों से नीचे। आपको पता है म्यांमार एयरलाइन की प्लेन आपको हॉलवे से होकर तो आपको अंदर जाने नहीं देगी। तो चलिए भाई आपको यहाँ के एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाते हैं और बस में बैठकर निकलते हैं। आई गो इनसाइड। भाई इस लेडीज़ के पास टाइम भी नहीं है मेरा पासपोर्ट देखने के लिए, रील देख रही है लेडी। चलिए भाई इस प्लेन के अंदर बैठते हैं। ये जो सामने टूटा हुआ प्लेन जैसा आप देख रहे हो ना, इसके लिए पहले तो मैंने $150 पे किए हैं टिकट के लिए, और फिर से ये इस प्लेन में बैठने के लिए आपसे $250 कैश में भी मांगते हैं। क्रेजी भाई, मतलब मजाक नहीं कर रहा। ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब बंदा यार, इतना बंदे ने ट्रैवल ना किया हो ना तो ऐसी सिचुएशन में बंदा घबरा जाता है। मैं इतना ट्रैवल कर रखा है तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई हरासमेंट है। बंदे को ऐसा फील होता है, मतलब कि हर जगह हर पड़ाव पे ना आपको दुनिया दिखाती है कि आपकी स्किन जो है ना वो गोरी नहीं है। मतलब आप हो ना वो ब्राउन स्किन हो, आपकी स्किन गोरी नहीं है। मतलब यार मेरे साथ इतने ट्रैवलर ने ट्रैवल किया है, यहाँ तक कि मेरे साथ एक बंदा गोरा होता ना, अगर वो मैं ये बोल देता कि ये मेरा दोस्त है, तो भी मेरे से सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं। बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है। तो मतलब दुनिया आपको भाई ओपनली दिखाती है, मतलब ओपनली कि तुम्हारी स्किन है ना वो गोरी नहीं है। चलिए भाई अब बैठते हैं इस प्लेन में। सारे दुखड़े मैं आपको नहीं गाऊंगा, इस प्लेन में बैठकर आपको दिखाते हैं भाई एक नई कंट्री म्यांमार। हेलो, थैंक यू।
yellow sheet. Yeah. भाई देख लो इस प्लेन की हालत देखो भाई, कैसी टूटी फूटी प्लेन है, और इसके ये मेरे से पैसे मांगते हैं मतलब बैठने के लिए भी। देखो हालत देखो, और सारे चीज़ टूटी पड़ी है, देख लो आप, ये देख लो, वहाँ से भी, ये देख लो, ये देख लो, क्रेजी भाई। अपनी सीट नंबर ये है, इसके भी सब बटन वगैरह सब कुछ टूटा पड़ा है, देख लो आपके सामने है। सही बताऊं तो गुस्से में नहीं बोल रहा, मतलब कोई दुश्मनी नहीं है मेरी म्यांमार एयरलाइन से, लेकिन सही में अगर ऑनेस्टली बोलूं तो सबसे वर्स्ट एयरलाइन आज तक की मेरी, मैंने इससे गंदी एयरलाइन के अंदर सफ़र नहीं किया है। मतलब देख लो आपने अगर ऐसी एयरलाइन में सफ़र किया है तो मुझे ज़रूर बताना भाई। ये देख लो, अगर आपने किया है तो सच में भाई मेरे को कमेंट करके बताना। देख लो भाई आपके सामने है, और यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ, देखो कोई भी सीट जो है वो ऐसी नहीं है जो भाई एकदम प्योर एग्जैक्टली सही है, सारी की सारी सीटें जो है वो टूटी हुई है, देख लो आपके सामने है। मैंने आज तक ऐसी कोई प्लेन में सफ़र नहीं किया जिसमें सीटें जो है ऐसे इस तरीके से टूटी हुई है। और फिर भी भाई आपको $300 चाहिए कैश के अंदर इस प्लेन में घुसने के लिए। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं। भाई कम से कम म्यांमार एयरलाइन ने मेरे को वेजिटेरियन खाना खाने को दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो आप देख रहे हो भाई, ये प्योरीफाइड वाटर है, पहली बार किसी ने इस तरीके से पानी दिया है कोई एयरलाइन के अंदर। ये अपने को फ्रूट मिल गए हैं, ये एक ब्रेड चीज़ के साथ, और सामने भाई म्यांमार का मैप बना हुआ है। अब म्यांमार के अंदर मैं जा रहा हूँ यांगो, ये भाई इनकी कैपिटल नहीं है, सबसे बड़ी सिटी यही है म्यांमार की। कैपिटल यहाँ पर है नाइदो, ऐसा कुछ नाम है, मुश्किल है थोड़ा सा प्रोनाउंस करना। और ये मंडले है, यहाँ पर भी मैं जाऊँगा शायद, पक्का नहीं है। जो ये पार्ट है, ये ग्रीन और ये जो लाइट ग्रीन आप देख रहे हो ना, इस पार्ट में मेरे लिए जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉर की सिचुएशन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज के दिन भी डेली लोग यहाँ पर मर रहे हैं, तो यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। और जिस जिस सिटी में मैं जाऊँगा, इन्होंने मुझको ऐसा कुछ फॉर्म दिया है, ये फॉर्म जो है मेरे को फिल करना पड़ेगा। जिस जिस सिटी में मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ सब कुछ जो है मेरे को बताना पड़ेगा। तो भाई चलो खुशी हुई मुझे कि इन्होंने वेजिटेरियन बंदे की थोड़ी सी केयर की है, और थोड़ा सा जो मूड है मेरा चेंज हो गया है अभी, क्योंकि कम से कम खाना खाएंगे, मूड सारा ख़राब था। अब अच्छे मूड से भाई इस कंट्री में एंटर करेंगे, क्योंकि अच्छा मूड हो तो मैं उस कंट्री को बुरे तरीके से नहीं देखूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक कंट्री में एंटर करते हो ना तो आपका मूड पहले से ही ख़राब होता है और आप उस कंट्री को बुरा बोलने लग जाते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा मेरी वीडियोज़ के अंदर। चलिए भाई प्लेन से तो उतर गए हैं, अभी देखते हैं इमिग्रेशन क्लियर कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो ये प्लेन था मेरा, बस के अंदर बैठते हैं। और एक चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊँ तो भाई बस आप देखोगे वो चाइना की है, चाइनीज़ में लिखा हुआ है बस के अंदर सॉरी। चलिए भाई एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेते हैं, और वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेरे पास वीज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तक, कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। सामने लिखा भी हुआ है वीज़ा ऑन अराइवल मिडल में। तो चलते हैं भाई वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पे और देखते हैं। और सही बताऊं भाई प्लेन का सफ़र जो है ना काफ़ी ज़्यादा बुरा ही रहा, वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो है वीज़ा ऑन अराइवल ले लेते हैं। सामने देख रहे हो भाई ड्यूटी फ्री, इसका मतलब कि मेरी म्यांमार में एंट्री हो चुकी है, वीज़ा ऑन अराइवल मुझे मिल गया है। और ये जो बैग देख रहे हो भाई पहले ही मेरे पास आ गया है, मेरे को बेल्ट पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कोई भी नहीं है एयरपोर्ट पे, आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है भाई, बिल्कुल खाली। सिर्फ एक ही प्लेन आई थी जिसके अंदर मैं आया हूँ। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूँ भाई, यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, ये मुझे एंट्री नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे उसका कारण ये था कि मैंने जो डॉलर चेंज कराए थे ना, यहाँ पर $50 आपको ना फ़ीस पे करनी पड़ती है वीज़ा की। इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है और आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है $50। और भाई मेरे पास 2 100 के नोट थे, और एक 20 का था, एक 10 का था और एक का था, और कुछ छोटे 5-5 के भी थे शायद। तो भाई इन्होंने बोला मुझे, मैंने इनको 100 का नोट दिया तो भाई इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बोलते कि
ये तो चलेगा नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरा दे देते हैं। दूसरा दिया मैंने, फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। लगभग मेरी जो फ़्लाइट है ना 9:25 पे लैंड की थी, और भाई अब 11:15 होने वाले हैं मेरे हिसाब से, मेरे को इतना ही पता है 11:15 होने वाले हैं। और भाई अब मेरी एंट्री हुई है, और जो मेरा बैग है ना ये बेल्ट से उठाकर बंदा खुद ले आया था मेरे पास। कस्टम वालों ने भाई मुझे रोक लिया था, बोलते कि वीडियो नहीं बनानी। स्टाफ बहुत अच्छा है, मजाक नहीं कर रहा, जितना भी स्टाफ था किसी ने तंग नहीं किया, बहुत अच्छा है। सिर्फ अब मैं वापस स्टोरी पे आता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई मैंने 100 का नोट उन्हें दिया, तो कहते भाई नहीं ये तो चलेगा नहीं, इसमें थोड़ा सा बेंड है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दूसरा था मेरे पास, मैंने दूसरा दे दिया। कहते नहीं नहीं इसी के अंदर भी बेंड है, तो आपका ये भी नहीं चलेगा। फिर भाई मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे पास और तो है ही नहीं डॉलर, मतलब दो बाकी जो थे वो पूरे 50 बनते नहीं थे, वो थोड़े से कम थे, $2-3 पता नहीं, $4-5 कुछ कम थे। तो भाई मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, तुम्हारी गलती है ना, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कोई भी देश में चले जाओ भाई, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में थोड़ी देर बाद, जो डॉलर का नोट था 100 का, कोई भी देश में चले जाओ आंख बंद करके एक्सेप्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं था भाई, सिर्फ अब बंदा सीधा का सीधा थोड़ी रखेगा पर्स में, थोड़ा फोल्ड तो करना ही पड़ेगा। चलो अब क्या कर सकते हैं। फिर भाई लगभग आधे घंटे बाद ना मेरे पास एक बंदा आया, तो कहता कि मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। लोकली बंदा था, म्यांमार यहाँ का स्टाफ का ही था, मतलब एयरपोर्ट स्टाफ का ही। तो कहता कि अगर तुम्हें ये डॉलर चलाना है तो आप $70 पेमेंट कर दो और 30 तुम्हें वापस मिल जाएंगे, ये 100 का नोट चला देंगे 70 के लिए। तो मैंने कहा भाई नहीं यार, मैं 70 में तो नहीं चलाऊँगा, मैं चलाऊँगा तो 100 में ही चलाऊँगा पूरा। तो मान नहीं रहा था वो। मैंने कहा भाई देख, मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरी मर्जी, मेरे को चाहिए वापस भेज दो, लेकिन मैं $1 फालतू नहीं दूंगा। ऑफिशियल रेट जो है वो $50 है, और $50 से मैं फालतू $1 भी नहीं दूंगा। और भाई मैंने वेट किया, बहुत देर वेट किया, काफ़ी देर वेट किया सही बताऊँ। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ 9:25 में मेरी फ़्लाइट लैंड हो गई थी, और अभी 11:15 हो चुके हैं। और भाई फाइनली जो है मेरे को एक जैपनीज़ बंदा था सामने, मैंने उसको बोला कि भाई यार सही बताऊँ तो मुझे दे दे, तेरे पास पैसे हैं तो खुले 100 के। तो उसने दे दिए। तो फिर जाके मेरी बात बनी भाई। सही बताऊँ भाई खुलेआम करप्शन था, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो एक जो बंदा था ना जो 100 का नोट नहीं ले रहा था, वही बंदा ख़राब था। बाकी मैं सही बताऊँ बहुत अच्छा स्टाफ था, सब ने अच्छे से बिहेव किया। यहाँ तक कि जब मैं वीडियो बना रहा था इमिग्रेशन कस्टम ऑफिस पे, तो वो भी कहते नहीं नहीं सर हमें मत रिकॉर्ड करो, आप बाकी आपकी वीडियो बनानी है तो बना लो। अब ये अब बाहर निकल गया हूँ मैं एयरपोर्ट से, और मेरे पीछे देख सकते हो भाई टैक्सी वाले कैसे खड़े हैं। मैं थोड़ी देर आराम से बैठता हूँ, और मैं ग्रैब वगैरह जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, और फिर सिटी सेंटर में चलता हूँ। क्योंकि भाई booking.com पे जो होटल मिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद जाकर सिटी सेंटर में ढूंढूँ। क्योंकि नॉर्मली भाई होटल जो मिल रहा था मेरे को booking.com पे सबसे सस्ता जो होटल मिल रहा था वो $20 का मिल रहा था। अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अभी आप म्यांमार में एंट्री हो गई है यांगोन शहर के अंदर। तो भाई सिटी सेंटर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक ऐसी कंट्री जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सब सारी डिटेल मैं कल सुबह आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अंधेरे के अंदर मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है वीडियो शूट करने में। थोड़ा सा अगर मैं बाहर से फर्स्ट इंप्रेशन दिखाऊं तो आप देख सकते हो भाई कुछ ऐसा है। अपनी कंट्री नंबर 30 म्यांमार के अंदर आप सभी का स्वागत है भाइयों। भाई अभी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, सामान यहाँ पर रख दिया है मैंने, और टैक्सी वाले भाइयों के साथ मेरी दोस्ती हो गई है। बहुत सारे भाई खड़े हैं पीछे। और एक बात बताऊँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, हर देश में गया हूँ मैं। और मी नो यू मी लुक मी नो यू मी ओके ओनली मी। तो भाई अब क्या बताऊँ, सही बताऊँ तो भाई इतने देशों में गया हूँ मैं, जितने भी देशों में गया हूँ ना, सब देशों में टैक्सी वाले पता है क्या हाउ आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ जाना वो जाना। सब टैक्सी वाले भाई बढ़िया है। मैंने इनको ये भी बोल दिया, मैं कि भाई तुम अगर कोई बंदे के साथ शेयर करके कैब लेकर जाना चाहते हो, नो मी नो ओके थैंक यू only me. This is area. You are outside area. Yeah. Only me, not you. Yeah. Okay. Outside area. Yeah. No problem. Thank you. You are going to the outside area. Yeah. Okay. I say the life. Okay. Thank you. भाई वो बोल रहे हैं कि तुम्हें वीडियो बनानी है तो उस साइड बना लो, क्योंकि इनको डर लग रहा है भाई। सही बताऊँ, एक बंदा आर्मी वाला खड़ा है वहाँ पर
बंदूक लेकर। तो जो टैक्सी वाले भाई हैं उनको डर लग रहा है थोड़ा सा, तो मैंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं साइड में चला जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई मैं यही बात बता रहा था कि जिस भी देश में आप जाते हो ना, मतलब टैक्सी वाले आपके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, मतलब आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है, सही बताऊँ लोग बहुत अच्छे हैं भाई। टैक्सी वाला बंदा भी ना मेरी बात समझ रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को ना सस्ती टैक्सी चाहिए, मेरे को इतनी महंगी नहीं चाहिए। वो मेरे से 12-13 डॉलर मांग रहा था, तो मैंने कहा भाई तू ऐसे कर, आधे आधे शेयर कर ले, कोई बंदा और ले ले यहाँ से, मैं वेट कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई अभी देखो लेट तो मैं पहले ही हो गया हूँ, अब मेरे को होटल जो मिलेगा वो मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन होटल इतने महंगे मिल रहे हैं। मैंने इसको बोला है कि एक होटल मैंने देख रखा है, हॉस्टल है, हुड हॉस्टल से क्या, हुड हॉस्टल है, तो मैंने वो देख रखा है। तो मैंने सोचा कि भाई तू उसके पास मुझे उतार दे, वो लगभग $7 का लगभग हॉस्टल है, तो मैं आराम से ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो भाई कहता है कि ठीक है तुम वेट करो थोड़ी देर, मैं और बंदा ढूंढता हूँ, जब मेरे को बंदा मिल जाएगा तो तुम $7 या $8 मुझे पे कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको एयरपोर्ट दिखाऊं तो भाई बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, आप देख सकते हो। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि भाई म्यांमार के अंदर जो है आपको इतना बड़ा एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई, बिल्कुल पीछे तक आप देख सकते हो। सही बताऊँ तो भाई जितना ज़्यादा डर लग रहा था ना, उतना डेंजरस अभी तक मुझे नहीं लगा है, क्योंकि यांगोन सिटी है, सबसे बड़ी सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट बिजनेसमैन आते हैं, तो लोग यूज्ड टू है। लेकिन जब मैं गाँव में जाऊँगा, जब डीप एक्सप्लोर करेंगे भाई, मेरा पूरा मन है कि मैं डीप गाँव में जाकर आपको इनकी म्यांमार की जो फेमस ट्राइब है वो भी दिखाऊँ। तो चलो भाई अब थोड़ी देर वेट करते हैं, जब टैक्सी मिल जाती है आपको मैं बताता हूँ। वाईफाई इनका बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। मैंने ग्रैब ऐप से भी टैक्सी कोशिश की है बुक कराने की, भाई $15 की मिल रही थी। वो भाई मेरे को सही रेट बोल रहा था, फालतू रेट नहीं बोला है उसने। पर लेकिन जो प्यार से बात की है टैक्सी वालों ने भाई, मेरा दिल खुश हो गया। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा देने पड़े तो दे देंगे, क्योंकि कम से कम बंदा ढंग से बात कर रहा है, आपके ऊपर चिल्ला नहीं रहा है। क्योंकि बाकी देशों में जाते हो तो आप पे बंदा चिल्लाने लग जाता है टैक्सी वाला। ये जो सामने आप टैक्सी देख रहे हो ना, ये मेरा बंदा है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था भाई। इसको और कस्टमर मिल गए हैं, तो चलिए भाई अब आप अंदर बैठते हैं आगे, और बढ़िया वीडियो बनाते हुए आपको पूरा शहर दिखाएंगे, और चलते हैं भाई सिटी सेंटर के अंदर। ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये देखो भाई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब कि अब बंदा मेरे लिए खुद खिड़की खोल रहा है, ये आगे बैठूंगा मैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर, या थैंक यू, थैंक यू। भाई मजाक नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही अजीब सा शहर होगा, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा साफ सड़कें हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर चौक बने हुए हैं। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा म्यांमार। क्रेजी भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। अभी तक की सड़कें वगैरह आप देखोगे, जो पेड़ पौधों की क्वांटिटी देखोगे यहाँ पर, मजाक नहीं भाई, इतनी प्योर हवा लग रही है अभी तक तो मुझे बाहर निकलते ही भाई, बहुत ही सुंदर। बाकी धीरे धीरे आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि सच में यार आप एक बार देखो, बाहर से देखो, पेड़ पौधों की कटिंग देखो, घास देखो, एक सिंगल आपको प्लास्टिक का कागज नहीं मिलेगा पूरी सड़क के ऊपर। क्रेजी भाई, मेरे को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी म्यांमार से। रात के बज चुके हैं 12 और मैं पहुंच गया हूं भाई मेरे हॉस्टल के अंदर। आप देख सकते हो मेरे हॉस्टल का नाम है हुड हॉस्टल, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है मेरा हॉस्टल का कॉमन एरिया, जहां पर की किचन मिल जाएगी आपको, थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर बना सकते हो। सुबह के बज चुके हैं 12 भाई, सुबह के क्या दोपहर के 12 बज चुके हैं। लगभग सुबह 9 बजे मैं उठ गया था। मैंने सोचा था कि बढ़िया सा नहा धोकर तैयार होकर बाहर निकलेंगे, आपको ये सिटी यांगो दिखाएंगे थोड़ी बहुत, और जो म्यांमार के अंदर भाई जो सिविल वॉर चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे और इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। लेकिन भाई जब से उठा हूँ 9 बजे से वेट करे जा रहा हूँ, ना तो हॉस्टल के अंदर पानी है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, और भाई इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। सही बताऊं भाई, मतलब
मेरे को इस पूरी ट्रिप पे जब से मैं इंडिया से निकला हूँ ना, इतने मच्छर नहीं काटे होंगे जितने मेरे को म्यांमार में एयरपोर्ट से हॉस्टल के अंदर आने के बाद मच्छर काट गए हैं। कम से कम ये मान लो कि 5-7-10 घंटों के अंदर। क्रेजी भाई, सच में बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ पर। और अब अगर आपको मैं गलियाँ दिखाऊं तो भाई आप देख सकते हो कैसी दिखती है म्यांमार की गलियाँ। भाई हाउस देखो भाई, घर देखो भाई, यहाँ पर किस तरह भरे पड़े हैं लोग, किस तरह रहते हैं यार, मजाक नहीं कर रहा। देख लो हालत देखो भाई घरों की, किस तरह हालत है, कितने टूटे फूटे, मतलब कि किस तरह भीड़ में रह रहे हैं लोग। मैं मजाक नहीं कर रहा, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे हॉस्टल की पीछे साइड की गली। उसमें भाई आप देख लोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। मुझे नहीं लगता आपने ऐसे सीन कभी ज़िंदगी में देखे होंगे। तो भाई अब तो आप मान सकते हो ना कि सच में ये कंट्री जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है। आप हालत देखो भाई घरों की, इतनी जगह है लोगों के पास, आप देख सकते हो हर अपार्टमेंट में 10-10, 12-12 लोग रह रहे हैं। और ऊपर से भाई लोग रस्सी फेंकते हैं, कुछ सामान चाहिए तो, और वही बंदा नीचे से दुकान वाला बांध कर ऊपर खींच लेते हैं सामान। सच में भाई क्रेजी। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपको पहले पीछे से एरिया मैं दिखा देता हूँ और थोड़ा सा हॉस्टल मैं आपको और दिखा देता हूँ और फिर बाहर चलेंगे। अब नहा तो सकते नहीं है भाई, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, मेरे फ़ोन कैमरा कुछ भी चार्ज नहीं है, तो थोड़ा सा बाहर चलेंगे, पहले करेंसी एक्सचेंज करवा लाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मेरे हॉस्टल की पीछे वाली गली दिखा देता हूँ। ये मेरे हॉस्टल का 2nd फ्लोर है, वहाँ पर मेरा रूम है। सब कुछ बढ़िया है, सही बताऊँ हॉस्टल के अंदर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ क्लीन है, सब कुछ बढ़िया, अच्छे से पानी वगैरह भी मिलता है आपको। और ये मेरे हॉस्टल का टॉयलेट है। और यहाँ से पीछे से मैं आपको ये गली दिखाता हूँ। मैंने ज़िंदगी में इतनी गंदी गली नहीं देखी भाई, मजाक नहीं कर रहा। ये देखो आप, हालत देखो आप इस गली की एक बार। इमेजिन कर सकते हो भाई कि इस जगह पे लोग रह रहे हैं। तभी मैं सोच रहा था कि भाई इतने ज़्यादा मच्छर यहाँ पर क्यों हैं। मतलब भाई अफ्रीका में भी मैंने गंदगी देखी, लेकिन लोगों के बीच में इतनी गंदगी नहीं देखी मैंने। मजाक नहीं भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। इसके अंदर देख सकते हो वो लेडी बेचारी बैठकर यहाँ खाना भी बना रही है, तो आप उसकी हालत देखो बेचारी की, एक बार सोच के देखो, इमेजिन करो कि किस चीज़ों से गुजर रही है। देख सकते हो आप ये कबूतर पंछी वगैरह जो है किस तरह यहाँ घूम रहे हैं। और इस साइड से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लो भाई ऐसी ही हालत पीछे से भी है। क्रेजी भाई, मैंने आज तक इतनी गंदी गली नहीं देखी। देख लो आप किस तरह गंद, कचरा, कीचड़, मतलब क्या क्या पड़ा है। और सच में भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह सकता, मतलब कि इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है यहाँ पर। तो चलो अभी चलते हैं एक गोल्ड शॉप के ऊपर, पहले थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करा लेते हैं, क्योंकि ना तो मैंने होटल की पेमेंट की है इसकी, और मैंने ना तो खाना खाया है। कल रात को मैं बाहर निकला था, लेकिन सब चीज़ें जो है बंद हो चुकी थी उस समय। ये मेरा हॉस्टल है, हुड हॉस्टल। चलिए भाई आपको मैं आसपास का एरिया दिखाता हूँ। नीचे से देखो भाई ये गली कैसी दिखती है, मतलब तार का जंगल है भाई, सच में तार का जंगल, चारों तरफ तार निकल रहे हैं। कल रात को मेरे को यहाँ पर काफ़ी लोग मिले थे हॉस्टल में, वो बता रहे थे कि जिस एरिया में आप रुके हो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडियन मिलेंगे। और एक चीज़ मैंने अभी तक जो नोटिस की है म्यांमार के अंदर भाई, जो भी मतलब कि 40-45-40 से ऊपर के लोग हैं वो ज़्यादातर ये लुंगी बांध कर रखते हैं। जैसे कि आपको साउथ इंडिया में लोग दिखते हैं लुंगी बांधे हुए, सेम उसी टाइप की लुंगी यहाँ पर बांध के रखते हैं। और एक चीज़ मेरे को यहाँ की अच्छी लगी वो कि भाई यहाँ पर बहुत सी स्ट्रीट है ना वो 1 वे है। अब आप देख सकते हो ये स्ट्रीट 1 वे है, तो इसमें सिर्फ 1 वे वाले ही लोग आते हैं, दूसरे लोग आपको नहीं दिखेंगे। भाई सच में मैंने ये इमेजिन नहीं किया था म्यांमार के लिए, बिल्कुल भी ये इमेजिन नहीं किया था। और दूसरी बात, जब मैं एयरपोर्ट से निकला था ना म्यांमार के लिए, जब मैं एयरपोर्ट से निकला था मेरे हॉस्टल के लिए टैक्सी के अंदर, भाई सड़कें क्या ज़बरदस्त थी, इतने बढ़िया गार्डन बने हुए थे, बहुत ही सुंदर था एरिया, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा क्लीन। लेकिन जब मैं हॉस्टल में पहुंचा, इस गली में मैंने एंटर किया, सब कुछ जो है बदल गया भाई, सब कुछ बदल गया। देख लो आप, एक बात मेरे को माननी पड़ेगी भाई, जैसा मर्जी हो लेकिन लोग जो है यहाँ पर मेरे को बड़े अच्छे लगे। और दूसरी बात भाई, जो मिलिट्री वाली बात है वो मैं साइड में बैठकर आपके साथ करूँगा, क्योंकि कल रात को मुझे लोग मिले थे तो वो कह रहे थे कि भाई
सब लोगों से बात मत करना मिलिट्री वगैरह के बारे में, क्योंकि कुछ लोग जो है ऑफेंड हो जाते हैं, तो आपके लिए डेंजर भी हो सकता है। तो कोशिश ये करना कि आप बात ना ही करो इसके बारे में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आ गया हूँ भाई मेन स्ट्रीट के अंदर। आप देख सकते हो मेन स्ट्रीट जो है म्यांमार की कुछ ऐसी दिखती है भाई। बहुत ही एक अलग सी कंट्री है, सही बताऊँ, मतलब कि ऐसी वाइब मैंने नहीं देखी है पहले कहीं पे। और ऐसे क्राउडेड एरिया में मुझे नहीं लगता मैं कभी गया हूँ। मैं हांगकांग में गया हूँ, लेकिन हांगकांग क्राउडेड था, लेकिन बिल्डिंगें जो थी ना वो ऐसी इतनी बुरी हालत में नहीं थी हांगकांग के अंदर। चलिए भाई अभी कोई ढूंढते हैं एक बढ़िया सी कॉफ़ी शॉप और बढ़िया सी गोल्ड शॉप जहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्राइस देखोगे ना इनकी लोकल करेंसी का, जिसे कि कायाट बोल देते हैं, कायाट्स बोल दो, अभी तक मेरे को आइडिया नहीं है कि लोकल लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जो वर्ड मैंने देखा है वही मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, KYATS, ये इनकी करेंसी का नाम है। MMK भी बोल देते हैं इनकी करेंसी को। $1 2000 के आसपास कुछ बता रहे हैं, लेकिन आप लोकल प्राइस देखोगे, जो ब्लैक मार्केट प्राइस देखोगे ना, वो लगभग बोल रहे हैं कि 3500 के आसपास है। क्योंकि जो मेरे हॉस्टल के अंदर वो लेडी रिसेप्शन पे बैठी थी ना, तो उसने मुझे बताया था कि जो लोकल प्राइस है ना वो थोड़ा अलग है, तो थोड़ा ध्यान रखना, आपसे बंदे लूट भी सकते हैं। पर लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कहीं पे भी लोग मेरे साथ कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक कंट्री के अंदर आपसे टैक्सी वाला बंदा भी फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और नॉर्मल बंदा भी आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। देख सकते हो लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर भी ऐसे बड़े बड़े जनरेटर रखे हुए हैं। देख सकते हो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, एक यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि सच में जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अगर ऐसे ही बैठा रहूँगा तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैं नहा पाऊँगा आज, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आएगी। और ये देख सकते हो भाई लोकल जैसे फ्रूट वगैरह बेचते हुए यहाँ पर भी लोग आपको दिख जाएंगे, जैसे नॉर्मल हर कंट्री में आपको दिखते हैं। गोल्ड शॉप ढूंढ रहा था भाई, गोल्ड शॉप तो मिली नहीं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिला है जो कि भाई वेजिटेरियन बहुत सी चीज़ें इंडियन बेच रहे हैं। देखो भिंडी मसाला, पालक पनीर, मटर पनीर, पनीर बटर मसाला, भाई डोसा भी मिल रहा है यहाँ पर। मज़ा आ जाएगा भाई। मैं भाई से पूछता हूँ कि अगर पॉसिबल है डॉलर में पेमेंट कर पाऊँ तो भाई बढ़िया सी यहाँ पर खाना खा लेते हैं। ये देखो ये काउंटर है, इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि सब कुछ जो भी लिखा हुआ है ना सिर्फ इस मेन्यू के अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ है। बाकी कहीं पे भी देखोगे आप सब का सब जो है ज़्यादातर इनकी लोकल लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, देख सकते हो। भाई करेंसी एक्सचेंज करा ली है, मैं मजाक नहीं कर रहा। जो भी मेरे साथ एयरपोर्ट पे हुआ कि उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम डॉलर लेके जाओ, बहुत अच्छा हुआ भाई। जो भी होता है एक अच्छे इंसान के साथ, जो अच्छी इंटेंशन से जाता है कहीं पर, उसके साथ अच्छा ही होता है। मजाक नहीं कर रहा भाई। अगर मैं ATM से विड्रॉ करता यहाँ पर करेंसी, तो मुझे $1 का जो रेट मिलता वो 2000 मिलता, जो कि ऑफिशियल रेट है। और यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज पे आप इमेजिन करो मुझे क्या रेट मिला होगा, 4450। $100 मैंने चेंज कराए हैं, 4.5 लाख यहाँ की कायाट्स मिले हैं मुझे। MMK बोल दो चाहे जिसे। क्रेजी भाई, मतलब डबल से भी ऊपर रेट। वही बात ना भाई, जो एक अच्छा इंसान होता है ना उसके साथ अच्छा ही होता है। जो 2000 2500 मेरा चार्ज लगा था वो मैं यहाँ पर वसूल कर लूँगा। और भाई सही बताऊँ, अब देख लो $10 बनते हैं लगभग, ये मान लो आप 45,000 $10 बनते हैं। और मेरे होटल का जो प्राइस है वो 35,000 है। 35,000 तो मतलब ये मान लो कि मैं $10 भी पे नहीं कर रहा। मेरे को उस लेडी ने बोला था कि अगर आपको डॉलर में पे करने हैं तो आप $10 पे करो, बाकी आप पे लोकल करेंसी में पे करोगे तो और भी अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं लोकल करेंसी में पे कर दूंगा। भाई इतना बढ़िया रेट, मज़ा आ गया भाई। चलो जल्दी से रोड क्रॉस कर लेते हैं, सैलाब आ रहा है कारों का सामने से। और सामने से सबसे पहले चलते हैं भाई इस रेस्टोरेंट के अंदर और खाना खाते हैं यहाँ पर। भाई बहुत भूख लगी है। कल रात को 12 बजे हॉस्टल में पहुंचा था, बाहर निकला सब कुछ बंद था, कुछ नहीं खाया है। चलिए भाई इस रेस्टोरेंट के अंदर बढ़िया सा कुछ मसाला डोसा वगैरह खाते हैं। देख सकते हो डोसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी रोटी की प्लेट भी मिल जाएगी यहाँ पर।
लेकिन देखते हैं क्या खाएंगे। देख सकते हो आप रोटी की प्लेट भी बनी हुई है यहाँ पर, और पूरी की भी प्लेट बनी हुई है, सांभर इडली की भी प्लेट बनी हुई है। तो देखते हैं क्या खाते हैं अभी। ये आलू चपाती भाई मैंने ऑर्डर की थी, और साथ में एक ऑरेंज जूस। आप गैस करो भाई कितना प्राइस होगा, मतलब इंडिया के हिसाब से आप गैस कर लो। ठीक ठाक रेस्टोरेंट है, बुरा रेस्टोरेंट नहीं है, और आप गैस करके देखो कि कितना प्राइस होगा। ये देखो भाई 8,500, मतलब कि $2 भी नहीं बने। $2 भी जो है 9,000 बनते हैं लगभग। ये मान लो कि आप 160 या 150 रुपये का ये पूरा सामान है, और जिसमें से भाई 6,000 मतलब कि 2,500 की, मतलब ये जो प्लेट है ना, ये सही बताऊँ 50 रुपये की पूरी प्लेट है, लेकिन 100 रुपये का जूस है। क्रेजी भाई, मजाक नहीं कर रहा, मतलब इतना सस्ता खाना मेरे को पहली ऐसी कंट्री मिली है जो कि इंडिया को टक्कर दे सकती है खाने पीने के मुकाबले में। इंडिया को सिर्फ टक्कर दे सकती है, इंडिया से सस्ती तो फिर भी नहीं हो सकती भाई। चलिए भाई अपना खाना एंजॉय करते हैं, पेट में कुछ जाएगा तो एनर्जी आएगी, फिर आपको अच्छे से म्यांमार कंट्री दिखाएंगे। उस इंडियन रेस्टोरेंट से खाना खाकर मैं वापस आ गया, और यहाँ से मैं रोड क्रॉस कर रहा था। ये देख सकते हो नीचे रोड, और इसके ऊपर ये ओवर ब्रिज बना हुआ है भाई। इस ब्रिज के ऊपर मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चल रहा है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ खड़ी है जो फ़ोटो खिंचवा रही है। मतलब एक नहीं भाई, पीछे भी बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी है जो सिर्फ यहाँ पर आई है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, आप देख सकते हो। और दूसरी बात भाई, यहाँ पर बहुत रोमांस भी चल रहा है इस ब्रिज के ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। आप देखो सामने भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर। मतलब मेरे को म्यांमार से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था कि म्यांमार कुछ अलग ही कंट्री होगी। और देख सकते हो भाई इस ब्रिज की हालत अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हो कितने लोग जो है यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सामने आप देख सकते हो। और इस साइड का अगर एरिया मैं दिखाऊँ तो रोड भाई मानना पड़ेगा, म्यांमार की रोड जितनी भी अभी तक मैंने देखी है ना, सारी की सारी आपको ना बढ़िया चिकनी साफ़ सुथरी ही दिखेगी। और कुछ यहाँ अगर इस साइड अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग भी नीचे बैठे हैं। क्रेजी भाई, मजाक नहीं कर रहा। म्यांमार एक बहुत ही अलग सी कंट्री है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मतलब कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। देखो सामने आपको एक गोल्डन पगोड़ा भी देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है भाई जितने भी लोग हैं, जितने भी कपल है यहाँ पर, इसी ब्रिज के ऊपर जो है रोमांस करने आते हैं। यही जगह मिलती है उनको। आप देख सकते हो भाई कितने अलग अलग लोग खड़े हैं जो यहाँ पर रोमांस कर रहे हैं। क्रेजी भाई कमाल है। फाइनली भाई मैं मेरे हॉस्टल के अंदर वापस आ गया हूँ खाना पीना कर कर, और यहाँ पर लाइट भी आ गई है अभी। लेकिन ये वीडियो ख़त्म करने से पहले भाई पूरी देखना ये वीडियो। मैं आपको थोड़ी सी जो इस कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इतनी डेंजरस कंट्री ये क्यों है। अब देखो भाई 1 फरवरी 2021 को क्या हुआ कि इनकी आर्मी ने डिसाइड किया कि हम इनकी गवर्नमेंट गिराकर हम पावर ले लेंगे। तो उन्होंने कूप कर दिया, जिसे कि मिलिट्री कूप बोल देते हैं, 1 फरवरी 2021 को। तो आर्मी ने पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी उनको गिराकर, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह जो थे उनको सबको गिराकर खुद पावर अपने हाथों में ले ली। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है आर्मी कंट्रोल करती है, तो वैसे ही धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया और एरिया में बढ़ते गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद लोगों को ये पसंद नहीं आया। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आर्मी ने कूप क्यों किया उसका भी तो कोई कारण होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को पसंद है पावर लेना तो मैं पावर के लिए अटैक कर दूंगा। उन्हें एक रीज़न तो चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस कंट्री के लिए नहीं भाई, बाहर की जो अदर कंट्रीज़ वो भी तो इन्वॉल्व होगी ना इसके अंदर, वो भी तो सवाल पूछेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने रीज़न दिया कि भाई जो इलेक्शन हुए थे नवंबर 2020 के अंदर वो फेयर इलेक्शन नहीं थे। जो बंदा पार्टी में इलेक्ट होकर जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना था वो बंदा फ्रॉड कर यहाँ पर बैठा है लोगों के साथ उसने खिलवाड़ किया है। तो मिलिट्री ने कूप करने का ये रीज़न दिया कि भाई वो इलेक्शन जो थे वो फेयर नहीं थे। तो भाई ठीक है, चलो इलेक्शन फेयर नहीं थे, लेकिन लोगों को मारना, आर्मी अटैक कर रही है, बमबारी कर रही है, मतलब कि यहाँ तक कि उनकी आर्मी ने एयर स्ट्राइक कर दी थी। और आज के दिन 2025 आ गया है, और आज के दिन अगर आप देखो तो लगभग 56,000 सिविलियन बिल्डिंग्स गिरा दी गई है। 56,000 घर जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो पूरे म्यांमार के अंदर 4 सालों के अंदर गिरा दी गई है। लगभग इनकी 1/3 पॉपुलेशन 18.6 मतलब लगभग 1,86,00,000 के आसपास लोग जो है वो बेघर हो गए हैं।
1,86,00,000 के आसपास सिर्फ उनकी मिलिट्री की वजह से। और उसी के कारण से भाई तो यहाँ के लोगों ने ग्रुप बनाने शुरू किए जिन्हें PDF ग्रुप बोलते हैं। वो रेबल्स है जो मिलिट्री के खिलाफ अटैक कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए मिलिट्री पावर, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें कम से कम अगर डेमोक्रेसी नहीं मिलती है तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट चाहिए जो मतलब ठीक है, कम्युनिस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मतलब टोटली डेमोक्रेसी ना हो, लेकिन कम से कम हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े तो सही। वो जो रेबल्स है वो डिमांड कर रहे हैं, तो इसीलिए वो रेबल्स जो है वो रिटेलिएट कर रहे हैं, वो भी आर्मी के लोगों को मार रहे हैं और जो रेबल्स हैं उनको भी गन्स वगैरह मिल रही है। मतलब बहुत सी आसपास की पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व रहती है, आपको पता है भाई, जैसे कि चाइना भी इन्वॉल्व करेगा यहाँ पर, थाईलैंड भी इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि सबको थोड़ी बहुत पावर की भूख रहती है। अब क्या चल रहा है भाई, आज के दिन भी जो है नॉर्थ के एरिया में मैं जा नहीं सकता हूँ और नॉर्थ वेस्ट के एरिया में भी नहीं जा सकता। मैं सिर्फ जो कोस्ट के आसपास का एरिया है यहाँ से लगभग मैं ऊपर जा सकता हूँ तो 300-400 किलोमीटर ऊपर इस कंट्री में जा सकता हूँ, बाकी एरिया में मैं नहीं जा सकता हूँ। इनकी जो वेबसाइट है म्यांमार वीज़ा की, ई-वीज़ा की, उसके ऊपर स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर आपको इन एरिया में कुछ होता है तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप सिर्फ 3-4 सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। वैसे मेरे से कोई पुलिस वालों ने कोई सवाल वगैरह कुछ नहीं पूछा। सही बताऊं तो अभी तक यांगोस जो सिटी है ना उसके अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बाकी शहरों में आज भी लोग मर रहे हैं। भाई एक लड़की मुझे थाईलैंड के अंदर मिली थी जो कि बिल्कुल थाईलैंड और म्यांमार की बॉर्डर पे एक रिफ्यूजी कैंप के अंदर काम करने गई थी। तो उसने बताया था कि भाई मैं बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर थी, मैं म्यांमार के लोग वहाँ से थाईलैंड के अंदर एंटर कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों ने रिफ्यूजी कैंप बना रखे हैं, तो उनको फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं थाईलैंड के लोग वहाँ पर। तो उसने उस रिफ्यूजी कैंप के अंदर काम किया था, वो लगभग 1 हफ्ता उस कैंप के अंदर रुकी थी। तो उस लड़की ने बताया था कि रात को मैं बम की आवाज़ कंटिन्यूसली सुनती थी जब मैं सो रही होती थी। तो भाई इतनी खतरनाक सिचुएशन है आज के दिन म्यांमार की, सच में बहुत ही बुरी सिचुएशन है। लेकिन भाई आप लोगों से बात करोगे, मतलब मजाक नहीं कर रहा, इतने प्यारे लोग आपको कहीं पर भी नहीं मिले होंगे। मतलब सच में आप किसी की तरफ स्माइल पास कर दो, कोई भी बंदा आपको वापस स्माइल के मतलब कि रिएक्ट करेगा ही नहीं। मतलब हर बंदा, कल भाई मैं हॉस्टल में पहुंचा, मैं बाहर गया रात को खाना खाने, मेरे को कुछ नहीं मिला, तो एक बंदे को पता चल गया यहाँ पर कि इसे कुछ नहीं मिला, तो उस बंदे ने मेरे लिए बिना पूछे मेरे लिए ब्रेड टोस्ट बनाकर मुझे दे दिया हॉस्टल के अंदर। देख लो भाई, ये चीज़ है। मतलब यहाँ के लोकल लोग भाई, कोई भी कंट्री में चले जाओ आप, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, आप हॉस्टल में जाते हो ना तो बंदा पहले क्या कहता है, सर पेमेंट करो। इस हॉस्टल में मैं कल रात को आया था, मैं कर रहा था पेमेंट, कहते सर कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी थके हुए हो तो कल सुबह कर देना पेमेंट। और अभी भी मैं पेमेंट करने गया क्योंकि मैंने करेंसी एक्सचेंज करवा ली है, तो मैं पेमेंट करने गया तो वो बंदा कहता नहीं सर मेरे को मशीन, मैं कार्ड से पेमेंट करना चाहता था क्योंकि मेरे पास डॉलर तो 230 ही थे, तो मैं सोचता हूँ कि डॉलर को मैं एक्सचेंज करवा लूँगा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है अगर मैं कार्ड से पेमेंट करता हूँ तो मेरे कितने पैसे कटेंगे, अगर मेरा जो लोकल प्राइस जो ऑफिशियल प्राइस है वो कटेगा या फिर यहाँ के हिसाब से कटेगा जो कि ब्लैक मार्केट का प्राइस है। तो अभी मुझे पता नहीं है, हो सकता है मैं जितना कोशिश करूँगा जहाँ पर मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकूँ ऑनलाइन कर दूँ, क्योंकि अगर मैं पैसे ATM से निकलवाऊँगा तो मेरे को 100% श्योर है कि भाई जो बैंक रेट जो ऑफिशियल प्राइस चल रहा है वही मिलेगा। तो भाई ये स्टोरी है म्यांमार की। अभी मेरा पहला दिन है म्यांमार के अंदर, बहुत ही अच्छी वीडियोस आएगी। पूरा म्यांमार जो है आप एक्सप्लोर करेंगे डीपली, इनके जंगल में जाएंगे, इनकी लेक्स मैं आपको दिखाऊंगा, इनके रिलीजन के बारे में बताऊंगा, पूरी कंट्री को मैं आपको जूस निकाल कर आपके सामने वीडियो के रूप में प्रेजेंट करके दे दूंगा। लेकिन उसके बाद आपका एक ही काम बचता है भाई, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और एक सुंदर सा कमेंट छोड़ कर जाना। तो चलिए भाई इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।